ये लो यार, ये तो अलग है, फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, ऐसे कैसे कब चलेगा। टाइट कर देता हूँ, टाइट भी नहीं होता ना। डॉटेड कोर जो है वो नया वर्जन है, और डॉटेड फ्रेमवर्क जो था वो पुराना वाला था, है ना। तो जो डॉटेड फ्रेमवर्क पुराना वाला था उसका ये नया वर्जन है, कौन सा, डॉटेड कोर। तो इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट इज न्यू वर्जन लिखना चाहिए था। इट इज़ द न्यू वर्जन ऑफ डॉटेड फ्रेमवर्क, है ना। तो डॉटेड फ्रेमवर्क जो था वो ओल्ड वर्जन था, नया वर्जन जो है वो कौन सा है, डॉटेड कोर, है ना। तो डॉटेड कोर इज़ द न्यू वर्जन ऑफ डॉटेड फ्रेमवर्क। तो इट इज़ द मतलब समझ गया ना, डॉटेड कोर के बारे में बोल रहा हूँ। इट वॉज रिलीज इन, इट वॉज मतलब डॉटेड कोर वॉज रिलीज इन, इट वॉज रिलीज इन 2016। डॉटेड कोर जो है वो 2016 में आ गया था, लेकिन पॉपुलर ये 2020 के बाद से होना चालू हो गया था, है ना। रिलीज ये 2016 में हो गया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ डॉटनेट कोर वर्जन वॉज, पहला वर्जन जो डॉटेड कोर का था वो 3.0 था, है ना। अब डॉटेड कोर है क्या, इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना, ये वाला क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स है, ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। तो डॉटेड कोर भी हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डॉटेड कोर भी हमारा क्या फ्रेमवर्क है। लेकिन ये जो डॉटेड कोर है हमारा फ्रेमवर्क, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है डॉटेड कोर। लेकिन जो हमारा डॉटेड फ्रेमवर्क था पुराना वाला, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, है ना। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि इसको आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, और मैक पे भी चला सकते हो, ऐसी, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का यही मतलब है कि इसको आप विंडोज़ पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, मैक पे भी चला सकते हो। लेकिन जो हमारा डॉटेड फ्रेमवर्क था वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, है ना। डॉटेड फ्रेमवर्क जो पुराना वाला था वो ओपन सोर्स नहीं था, लेकिन जो डॉटेड कोर है वो हमारा ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि ये फ्रीली अवेलेबल है ना, इंटरनेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। हाँ, लेकिन डॉटेड फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और डॉटनेट फ्रेमवर्क से ये फास्ट है, एज कम्पेयर टू डॉटनेट फ्रेमवर्क डॉटनेट कोर इज फास्ट। डॉटनेट कोर जो है वो फास्ट है, तभी तो आया डॉटनेट कोर, है ना। समझ गए ये लाइन। इट इज यूज्ड टू बिल्ड different kind of application. With the help of .NET Core, we can build different kind of application. .NET Core से हम लोग different type of application बना सकते हैं। टाइम से आएगा क्या नाम है इसका, ज्योति, टाइम से आएगा भाई, तुम 12:30 बज रहा है। .NET कोर से हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्लाउड, क्लाउड को सपोर्ट करता है ये रिबिल्ड, है ना। क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड ऐप में आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं।
आप डॉकर का यूज़ कर सकते हो, इसमें एज्योर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुबरनेटीज का यूज़ कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। और सॉरी, मोबाइल के बाद और लिख देता हूँ। मोबाइल के बाद आप AI पे भी काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हो, एंड क्लाउड एप्लीकेशन डेवलप क्लाउड एप्लीकेशन लाइक। तो ये जो है हमारा, ये MAUI को सपोर्ट करता है ना। तो आप MAUI मतलब मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जैमरिन का भी इसमें यूज़ कर सकते हो, मोनो का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। iOS की एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप कर देता हूँ तो दिखाते ही नहीं है। वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड एप्लीकेशन में डॉकर, एजरे, CI/CD पाइपलाइन एंड मैनी मोर। And many more applications you can develop with the help of .NET Core, है ना। .NET Core से आप बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी बना सकते हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी है, आप इसमें बिल्ड कर सकते हो। वेब API तो लिखा ही नहीं है ना। ठीक है जी, रेस्टफुल APIs। समझ गए? इट हैज़ बिल्ट इन DI, इसके अंदर बिल्ट इन DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सपोर्ट करता है। बिना से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होता है ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। इट हैज़ मिडिलवेयर कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हमारे पास मिडिलवेयर होता है ना, ठीक है। मिडिलवेयर होता है हमारे पास, बिल्ट इन मिडिलवेयर क्या है ये हम आगे बताएंगे आपको, व्हाट इज मिडिलवेयर, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मिडिलवेयर्स। तो ऐसे मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट होता है .NET कोर में। इट यूज्ड ये जो है हमारा, ये रोस्लिन कंपाइलर को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं RYUGIT, ठीक है। रोस्लिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इन डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम लोग कौन सा कंपाइलर यूज करते थे, आप बताओ। इन .NET फ्रेमवर्क विच कंपाइलर वी यूज्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाइलर नेम। क्या नाम है तुम्हारा, कुछ याद आ रहा है? C#, कंपाइलर नेम ऑफ C#। C# में कौन सा कंपाइलर था? फिर कहोगे जॉब नहीं मिल रही है, बताओ सर क्या करें, रोगे धोगे। भाई तुम्हें लोग की वजह से तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। .CSC कंपाइलर नेम का नाम .CSC था,
It used Roslyn RYUGIT compiler, which is 110 faster than previous compiler. जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है प्रीवियस कंपाइलर से. प्रीवियस कंपाइलर इतना अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पर रॉसलिन कंपाइलर लाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डॉटेड फ्लेवर कंपाइलर. ठीक है. सो यहाँ पर डॉटेड कोर में कौन सा कंपाइलर का नाम क्या है? नहीं, डॉटेड कोर में कंपाइलर का नाम क्या है? रॉसलिन. शॉर्टकट में रॉसलिन ही बोलते हैं, वैसे पूरा नाम इसका RYUGIT. RYU का मतलब रॉसलिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर. लेकिन अगर आप इंटरव्यू में रॉसलिन भी बोलोगे वो समझ जाएगा, यू नो द नेम ऑफ कंपाइलर, है ना. एंड डॉटेड कोर इज अ प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म. डॉटेड कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म. व्हाई? हाउ डॉटेड कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म? बिकॉज ऑफ here we have it used ये जो है ये कैस्ट्रल वेब सर्वर को सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? कैस्ट्रल वेब सर्वर. कैस्ट्रल वेब सर्वर का मतलब ये हो गया कि यू कैन डिप्लॉय योर साइट. IIS पे आप साइट को डिप्लॉय कर सकते हो, लिनक्स पे आप अपनी साइट को डिप्लॉय कर सकते हो, मैक पे आप अपनी साइट को डिप्लॉय कर सकते हो. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना. जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था, अगर आपको पता हो, डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो डिप्लॉयमेंट होता था वो IIS सर्वर पर होता था, सिर्फ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. सिर्फ वहीं पर ही आप डॉटनेट फ्रेमवर्क की साइट को डिप्लॉय कर सकते हो, और किसी भी सर्वर पर उसको ले आना नहीं कर सकते. माइक्रोसॉफ्ट बहुत चालाक था, वो कहता था मेरे एप्लीकेशन मेरे ही सही है सर्वर पे डिप्लॉय होंगे. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें अपनी जगह की छोड़नी पड़ेगी. अब मार्केट में सब लोग ओपन सोर्स की बात करने लगे हैं, है ना, और सब लोग ओपन सोर्स की तरफ भाग रहे हैं. तो उन्होंने भी डॉटनेट कोर को ओपन सोर्स बनाया, इसीलिए कि नाउ you can deploy your site IIS as well as Linux servers as well as Mac server. तो आप कहीं पर भी आप अपनी साइट को सुझा कर सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है. और आप उसको Nginx पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, Heroku पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, है ना. देयर आर सो मेनी सर्वर्स. Linode पे डिप्लॉय कर सकते हो, है ना. बहुत सारे डिप्लॉयमेंट सर्वर है, वहाँ पर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो. डिजिटल ओशियन ये भी है. तो ये हो गया हमारा पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट. ये जो है ये बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट करता है. कंटेनराइजेशन सपोर्ट वही डिप्लॉयमेंट का पार्ट है ना, CI/CD. तो बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट मतलब आप इंटरनली ही अपनी साइट को बनाओ और डिप्लॉय कर सकते हो आप. तो इसके अंदर ये फैसिलिटी है. इनेबल डॉकर का ऑप्शन आता है, उसको चेक कर दोगे तो डॉकर वाला फाइल बना देगा, और उसके अंदर आप डिप्लॉयमेंट भी लेके जा सकते हो अपने एंड से. ठीक है. किसी अदर सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, वहीं से ही इंटरनली आप डिप्लॉय कर लोगे, क्योंकि वो बिल्ट इन कंटेनराइजेशन भी रखता है अपने पास. समझ में आ रही है बातें? ये MVC का ही कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए चलता है. मतलब इसमें MVC से ही स्टार्ट होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना. इसका आर्किटेक्चर जो स्टार्ट होगा वो MVC से ही. तो जिसको डॉटनेट मतलब आता भी था डॉटनेट फ्रेमवर्क, अगर उसको MVC नहीं आता है तो ये सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था उसके लिए, है ना. लेकिन जिसको प्रीवियस डॉटनेट फ्रेमवर्क में MVC आता है उसके लिए सीखना आसान है, क्योंकि MVC आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन जिसको MVC नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको थोड़ा सा पहले MVC के आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है ना. MVC मतलब 3 लेयर आर्किटेक्चर, है ना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स
ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ना, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और n टायर, ऐसे हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये एमवीसी 3 टायर को सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसमें बनाएंगे n टायर, है ना। n टायर एप्लीकेशन डेवलप करना बताएंगे आपको, लेकिन आप पहले 3 टायर समझोगे कुछ दिन, फिर n टायर पे भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, और बताइए भाई। क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, डीआई हो गया, मिडलवेयर, रॉसलिन, कैस्ट्रल सर्वर और बिल्ट इन और यूजर। ठीक है, इतना ही है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये डॉटेड का इंट्रोडक्शन, इसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं एमवीसी की। ठीक है, क्योंकि हमें एमवीसी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद समझेंगे डॉट नेट कोर लाइफ साइकिल। डॉट नेट कोर के इंटरव्यू में जाओगे तो लाइफ साइकिल जरूर पूछा जाएगा। सो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एमवीसी। तो एमवीसी क्या है हमारा? इट इज़ अ हाई लेवल टेस्टेबल फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, दैट differentiate an application into main 3। जो कि आपकी एप्लीकेशन को जो है वो 3 लेयर में डिवाइड करता है। कौन सी वो 3 लेयर है? यहाँ पे किसको एमवीसी आता है? तुम्हें तो नहीं आता होगा, तुम्हें तो आता है। तुमने पढ़ा हुआ है एमवीसी? काम किया है इसमें थोड़ा बहुत? आपको काम तो किया है वैसे, काम किया है वैसे नहीं आता है? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट ही बेसिक है। तो काम किया है ना, तो जानते ही होगे सब। इंटरनल फ्लो तो पता है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? हमारे साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं यार। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑनलाइन। इसकी तरह काम करता है, डेटा एक्सेस लेयर की तरह काम करता है। मॉडल को आप डेटा एक्सेस लेयर बोल सकते हैं। मॉडल में बेसिकली क्या है? इन इट वी परफॉर्म ऑल डेटाबेस रिलेटेड इसके अंदर हम डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस मीन्स जो भी हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। जो भी हम कनेक्शंस का कोड लिखेंगे वो हम सब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चाहे कनेक्शन हम एंटिटी फ्रेमवर्क से दे रहे हो या हम एडीओ से दे रहे हो। ठीक है, ये लैपटॉप में प्रैक्टिकल कैसे करोगे घर पे? इसमें बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलेगा। सी शार्प में तो ऑनलाइन कंपाइलर भी होता है सी शार्प का, वहीं पर ही कोड लगा के आप ऑनलाइन ही चला सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लैपटॉप अच्छा नहीं है तो, है ना। सी शार्प में कोड तो आप ऑनलाइन लिख के रन करा सकते हो, जो भी मैंने कराया था सारे प्रैक्टिस कर सकते हो।
लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कर लो, इसके लिए आपका लैपटॉप होना चाहिए, तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, नहीं तो ये बाउंस करेगा बहुत तगड़े से और आएगा नहीं समझ में, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। व्यू, व्यू को हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, व्यू बेसिकली हमारा इज द यूआई ऑफ आवर पेज, यह हमारे पेज का यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द यूजर इज व्यू, है ना, पहला पेज जो यूजर के सामने होता है वो कौन सा होता है, व्यू ही होता है ना। तो ये जितना अच्छा बना रहता है, सुंदर दिख रहा होता है, वही यूजर को इंटरेक्ट करता है ना, ठीक है। तो इट इज द यूआई ऑफ आवर पेज। सो हाउ यूआई डेवलप इन इट, वी राइट HTML हमारा CSS हो गया, JS हो गया, jQuery हो गया, एंगुलर या रिएक्ट जो भी हो एक्सेट्रा, बहुत सारी जो भी हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं वो सब हम इसको डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर इज नोन एज BLL बोल लो, बिजनेस लॉजिक लेयर लिख देता हूँ, या बिजनेस एक्सेस लेयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जो ये होता है हमारा, ये बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। सो बेसिकली कंट्रोलर क्या है, इसके अंदर हम लोग ऑल लॉजिकल बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम लोग बिजनेस और लॉजिकल कॉन्सेप्ट राइट करते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोलर है हमारा, इट इज द मेन लेयर ऑफ MVC आर्किटेक्चर, ये हमारा मेन लेयर है। इट इंटरैक्ट बोथ, ये हमारा मॉडल और व्यू, इट इज हाईली टेस्टेबल, इट इज अ हाईली टेस्टेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, है ना, आर्किटेक्चर दैट डिफरेंशिएट एंड रिप्रेजेंट हॉट इट इंटरैक्ट बोथ मॉडल एंड व्यू, जो हमारा कंट्रोलर है वो मॉडल और व्यू दोनों से इंटरैक्ट करता है। सो इट इज द हार्ट ऑफ, तो यही हमारा MVC का हार्ट है ना, बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो कंट्रोलर ही हमारा जो है वो मॉडल और व्यू, समझाऊंगा तो अभी क्लियर होगा, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। डायग्राम मेरे MVC इज मेन लेयर, इट इज द हार्ट ऑफ MVC, है ना। तो बेसिकली जो कंट्रोलर है वो हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें लिखे जाते हैं, मेन लेयर होता है, ये हमारा मॉडल और व्यू दोनों से इंटरेक्ट करता है, और ये MVC का हार्ट है ना। मतलब विदाउट कंट्रोलर MVC इज नॉट पॉसिबल, MVC इज ऑल अबाउट कंट्रोलर, कंट्रोलर ही हमारा मेन लेयर है, ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो अभी क्लियर होगा, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। डायग्राम मैंने बना रखे हैं, मैं वही से उठा लेता हूँ, डायग्राम में टाइम वेस्ट होता है। बनाना पड़ेगा यार, टाइम वेस्ट होगा।
गूगल में सर्च करो। नहीं बनाऊंगा, मैं अपना ही बनाता हूँ ना उसको सेव कर लूँगा फिर आप आज बना के। तो यार अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कल जाना है कि नहीं जाना है। जाना हो तो जाएंगे, बैठेंगे, आ जाएंगे। काम नहीं होने तो क्या करेंगे। अरे यार ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर के बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो वहाँ रखा हुआ है मैंने आराम से। अगर किसके बारे में है तुम्हारे 2 डायग्राम असल भेज दो, उसमें क्या है। ये तो मैंने नेट से निकाला था ना। ठीक है। ऑन डॉटेड एमवीसी, यही हमारा डायग्राम है, क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल, सॉरी एमवीसी के बारे में ना। अभी एमवीसी पढ़ा रहा था ना मैं, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसके बारे में बात कर रहा था एमवीसी के बारे में ना। तो एमवीसी का ये डायग्राम है, फिर लाइफ साइकिल वाला बताऊंगा। तो एमवीसी का ये डायग्राम है डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला, जो पुराना वाला एमवीसी था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर यूजर बना रखा है, ये राउटिंग हो रखी है, कंट्रोलर है, ये मॉडल है, ये व्यू है, और ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र। तो यूजर जो होता है हमारा, यूजर ही जनरली हमारा क्लाइंट होता है ना। तो जो हमारा क्लाइंट होता है उसको हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये यूजर है, ये हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है। अरे यार आपको कोई साइट अगर सर्च करनी है, इतना सोचना क्या है। अगर आपको यहाँ पे कोई साइट सर्च करनी है, मान लो मुझे ये करनी है sandbox.ui, ठीक है, यहाँ मुझे साइट सर्च करनी है, तो ये वेब ब्राउज़र ही तो मेरा क्लाइंट है, मेरे लिए यही तो क्लाइंट है। मैं यहीं से तो कोई साइट को सर्च करता हूँ। तो एमवीसी में भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। तो क्लाइंट, हाउ टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन देन यू शुड हैव यूआरएल, है ना। आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए। तो यूज़र जो होता है वो क्या डालता है, यूआरएल डालता है। मान लो लोकल है तो मेरे लोकल होस्ट का यूआरएल ये है, मैंने डाला। और जब वो यूआरएल डालता है टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, सो द फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू द राउटिंग। तो पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके पास जाती है, राउटिंग के पास जाती है। राउटिंग का क्या काम होता है, राउटिंग जो होता है वो रूट डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। कि भाई अब आपको कहाँ चलना है। जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से मान लो मुझे आनंद विहार जाना है, तो यहाँ से आनंद विहार जाने के बहुत सारे तरीके होंगे, रूट होंगे। तो कौन सा रूट अच्छा होगा, है ना। तो जो भी रूट अच्छा होगा वहाँ से हम जाएंगे, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग रूट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो राउटिंग बेसिकली क्या करता है, राउटिंग इज अ मैकेनिज्म डिसाइड द पाथ, है ना। तो बेसिकली राउटिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, राउटिंग में जब इसने बेस यूआरएल डाला तो हमने ये राउटिंग में डिसाइड कर रखा है कि हमारे साइट में तो बहुत सारे पेजेस हैं। इन आवर एप्लीकेशन देयर आर थाउजेंड ऑफ पेजेस, हमारे साइट में बहुत सारे पेजेस हैं। देन विच पेज गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जब हमारा पहला पेज ओपन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अगर डाला sandbox.uidi.gov.in, तो जब मैंने इसको किया एंटर, तो मेरा पहला पेज ये है ना, डिसाइड हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि पहला पेज इन्होंने ये डिसाइड किया था, ये तो डिसाइड किया नहीं। पहला पेज इन्होंने क्या डिसाइड कर रखा था, ये वाला डिसाइड कर रखा था, क्लियर। तो जब वो लोकल होस्ट 2345 डाल के एंटर मारेगा, तो रिक्वेस्ट जो है वो राउटिंग के पास जाएगी। ये डिसाइड हो रखा होगा कि कौन सा पहला पेज चलेगा, और राउटिंग से वो कहाँ पे जाएगा, उस कंट्रोलर पे जाएगा फिर, क्योंकि राउटिंग में हमने कंट्रोलर का नाम डिसाइड कर रखते हैं, उस कंट्रोलर का कौन सा एक्शन चलेगा।
तो वो उसी कंट्रोलर के पास जाएगा। राउटिंग के बाद किसके पास जाएगा? वो कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर जो होगा वो मॉडल और व्यू दोनों से इंटरेक्ट करता है, तो कंट्रोलर जो है वो डेटा लेने के लिए मॉडल के पास जाएगा। कंट्रोलर डेटा क्या काम किसका होता है? डेटा प्रिपरेशन का। मॉडल का होता है, मॉडल के पास जाएगा। और मॉडल जो है वो डेटा ले करके फिर किसको वापस करेगा? कंट्रोलर को फिर वापस करेगा। और कंट्रोलर जो है वो फिर जो भी डेटा है वो किसको दिखा देगा? व्यू, मतलब कस्टमर को दिखा देगा, और वो जो है वो यूजर को दिख जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क एमवीसी लाइफ साइकिल। ये एमवीसी का डॉटनेट फ्रेमवर्क जो पुराना वाला था एमवीसी, उसका लाइफ साइकिल था। ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट with the help of URL to access any application. Then the request goes to the routing. Routing decides that which controller gets executed first. Then it goes to the routing, and then controller go to the model to take the data. जैसे मान लो हमने रिक्वेस्ट करी कि 10 एम्प्लॉय दिखाओ, तो 10 एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास तो है नहीं। किसके पास है? डेटा एक्सेस ले मॉडल के पास है। तो मॉडल के पास गया, तो मॉडल वो 10 एम्प्लॉय दे करके वापस किया किसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर को जैसे ही वापस किया, फिर कंट्रोलर ने उन 10 एम्प्लॉय को किसको दिखा दिया? व्यू को दिखा दिया, क्योंकि व्यू पे हमने लिखा हुआ है, व्यू ही हमारा दिखेगा यूजर को, है ना। कंट्रोलर के पास आकर के डेटा दिख जाएगा तो सर्वर साइड हो गया, वो दिखेगा ही नहीं। डेटा सर्वर पे रख के करोगे क्या? डेटा किसको दिखाना है आपको? क्लाइंट को। कुरकुरे अमेजन पे सर्च कर रहे हो, कुरकुरे अमेजन पे दिख ही नहीं रहे, कुरकुरे सर्वर पे अटक गए, तो कुरकुरे ऑर्डर कैसे होंगे? है ना। भूख तो नहीं लगी? ठीक है, तो नहीं दिख रहे हैं। और भी देर आर प्लेंटी ऑफ आइटम्स, है ना। इफ यू वांट टू सर्च और आप कोई ऑर्डर करना चाहते हो, वो दिख नहीं रहा है, तो फिर प्रॉब्लम करता है ना। तो वो फ्रंट एंड पे दिखना जरूरी है। सर्वर पे दिखे या ना दिखे, डेटाबेस पे है तो ऑर्डर नहीं कर पाओगे, सर्वर पर है तो ऑर्डर नहीं कर पाओगे। जब तक वो आइटम्स कहाँ नहीं दिखे आने आएंगे, कस्टमर को दिखेंगे, व्यू पे नहीं आएंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया तुमको समझ में आ गया? हाँ, तुमको समझ में आ गया तो बाय डिफॉल्ट में आगे चलूंगा, सबको समझ में आ गया, है ना। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ था, वेटर, शेफ और कस्टमर लिखा हुआ था। एक एग्जांपल ऐसे भी सेट किया हुआ था कि व्हेन यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देन फर्स्ट पर्सन वी मीट, है ना। हम सबसे पहले किससे मिलते हैं? वहाँ पर वेटर से मिलते हैं। वेटर कम एंड टेक द ऑर्डर, है ना, वट एवर योर ऑर्डर इज। ऐसे थोड़ी ना कहोगे जो है तो तुम सब ले आओ, जो भी बना है, ऐसे ना सब तो तुम खा भी नहीं पाओगे, है। तो वेटर क्या करता है? वेटर ऑर्डर लेता है एंड गो टू द शेफ कि भाई चलो अब ये बना दो तुम। ये तो है ना, वेटर ने ऑर्डर लिया, वेटर ही चालू हो गया बनाना। वेटर का काम ऑर्डर लेने का, ऑर्डर लिया और ऑर्डर डेटा प्रिपेयर, खाना बनाने का काम किसका है? शेफ का, मतलब मॉडल। मॉडल जो है वो खाना बनाएगा, वो बना दिया, ठीक है। और बना करके शेफ खुद थोड़ी ना लेके आ जाएगा, वहाँ टोपी लगाए हुए आ गया लेकर के, हाँ जी ऐसे था ना, वो वेटर को देता है ना। तो वेटर जो है वो दे देगा, है ना, वापस कर देगा किसको? कंट्रोलर को, वेटर को दे देगा ना। शेफ जो है वो किसको दे देगा? वेटर को दे देगा बना करके, लो भाई ये दे दो। और फिर वो वेटर किसको दे देगा? कस्टमर को, जिसका ऑर्डर था उसको दे देगा। अब अंदर शेफ ने उसमें मिर्च मसाला भले थर्ड क्वालिटी का डाला हो, आपकी जुबान में टेस्ट आ गया, मतलब आपके लिए क्या है वो बड़ा मस्त बना हुआ है ना। भले उसमें सारे मसाले हल्दी नमक मिर्चा भले उसने छिलिया वाले यूज किए हो, बेकार वाले एकदम अच्छे मसाले ना यूज किए हो, लेकिन आपको तो टेस्ट आ गया, देन everything is okay. As the same way in web applications, in web application, if a site look like very good, it doesn't mean that site is good, है ना। अगर कोई वेबसाइट हमें बहुत अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं कि बहुत अच्छी साइट है वो। पता चला साइट में कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कहीं पर भी जा करके उसको हैक कर देता है, दिन भर कोई ना कोई हैक कर ले रहा है, वो कोई साइट हुई है। तो भले पीछे मतलब मिर्च मसाला अच्छा नहीं डाला है, बैकएंड पे मिर्च मसाला अच्छा नहीं डाला, इसीलिए साइट जो है धज्जियां उड़ गई, लेकिन टेस्ट आ रहा है लोगों को, क्योंकि दिख अच्छा रहा है ना। तो जो चीज़ अच्छी दिखती है वो एक्चुअल में अच्छी होती भी नहीं है कभी कभी, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, बैकएंड पे जितना अच्छा लिखा होगा उतना आपका व्यू जो होगा वो अच्छा माना है। भले आपका लुक अच्छा ना हो, कभी कभी ऐसा क्या होता है, कोई साइट बढ़िया अच्छा नहीं दिखती है, लेकिन उसका बैकएंड इतना मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो वही है ना, ये आपका मतलब बैकएंड जो जितना मॉडल
और ये जो कंट्रोलर है, ये जितना अच्छा आपने इसमें बनाया होगा उतना आपका यूआई भले ना अच्छा हो लेकिन उसको अच्छा रहेगा, वो हमेशा टिकी रहेगी, वो कभी भी उसको कोई हैक नहीं करेगा, कभी भी डाउन नहीं होगी, है ना, हमेशा अच्छी रहेगी, चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वेब एप्लीकेशन, ये समझ आप तो समझ में आ गया होगा। Our next diagram is, अरे तो ये तो रहा हमारा एमवीसी का बात, ठीक है। एमवीसी, अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ डॉटेड कोर की, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो डॉटेड कोर की लाइफ साइकिल और एमवीसी की लाइफ साइकिल में एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देख पा रहे होगे तो, यूजर और राउटिंग के बीच में क्या आ गया? अरे यार, यूजर और राउटिंग के बीच में दिख रहा है क्या आ गया है? हाँ, यूजर और राउटिंग के बीच में क्या आ गया? बस, मतलब एमवीसी की लाइफ साइकिल की तरह ही डॉटेड कोर की लाइफ साइकिल है, लेकिन अब वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स गोज थ्रू मिडिलवेयर। जो भी हमारे रिक्वेस्ट होंगे, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ से होकर के गुजरेंगे? मिडिलवेयर। मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस, ठीक है, और मॉनिटर योर ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। जो भी हमारी रिक्वेस्ट करी जाएगी, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होगी, वो मिडिलवेयर से। तो यूजर जब रिक्वेस्ट करता है किसी यूआरएल को, तो वो यूआरएल मिडिलवेयर से गुजरता है, whether the URL is valid or not. If the URL is not valid, then it doesn't go to anywhere, return back to the, मतलब बता देगा कि जो भी है हमारा forbidden है, पेज नॉट URL नॉट फाउंड, URL नॉट स्पेसिफाइड, जो भी एरर आने हुई आ जाएगी। तो मिडिलवेयर के पास जाता है, मिडिलवेयर से फिर राउटिंग के पास जाता है, फिर कंट्रोलर से जाता है, कंट्रोलर मॉडल के पास जाता है, डेटा लेने मॉडल वापस करता है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो होता है फिर से व्यू को दिखाता है। तो मेन यहाँ पर जो है वो है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है, क्या काम करता है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो पहली रिक्वेस्ट जो है वो राउटिंग के पास ना जाकर के कहाँ जाती है? मिडिलवेयर के पास जाती है, और फिर बाकी के फ्लो सेम होते हैं, है ना। तो मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, है ना। जो भी हमारे रिक्वेस्ट होते हैं, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, वो कौन हैंडल करता है? मिडिलवेयर हैंडल। समझ रहे हो? तो ये लाइफ साइकिल डॉटेड कोर की इंटरव्यू पूछी जाएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा, डायग्राम बना करके। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाओगे तो डायग्राम बना करके समझाओगे कि दिस इज द यूजर एंड वी हैव मिडलवेयर, देन राउटिंग, देन कंट्रोलर, देन मॉडल, देन व्यू। व्हेन यूजर रिक्वेस्ट टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, वी हैव URL, then first request goes to the middleware, then it goes to the routing, then the controller, then model to take the data, model return back to the controller, and controller is responsible to show the data. So controller interact both model and view. ऐसे अच्छे से उसको समझा देना। इसी का साइंटिफिक डायग्राम जो मैंने लिया था वो इंटरनेट से उठाया था, ये वाला सेम डायग्राम है, वही जो मैंने वहां पर अपना डायग्राम बनाया, देखो एकदम सही है। ASP.NET Core MVC रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, आप देखो HTTP रिक्वेस्ट से क्या कर दिया HTTP, क्योंकि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है? देखा जाए तो HTTP रिक्वेस्ट होती है। किसी भी यूआरएल को आप टाइप करते हो तो HTTP लग जाता है ना, HTTP रिक्वेस्ट। तो वो पहले जब HTTP रिक्वेस्ट करता है तो कहाँ जाती है? वो मिडिलवेयर के पास जाती है, और मिडिलवेयर से फिर राउटिंग के पास जाती है, फिर कंट्रोलर इनिशियलाइज होता है, कंट्रोलर का फिर कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, और एक्शन मेथड क्या रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट फिर रेंडर होगा और रिस्पॉन्स के तौर पर यूजर को दिख जाएगा। ये इससे शॉर्टकट में बना दिया है, मेरा डायग्राम इससे ज़्यादा अच्छा है कई गुना, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से निकाला था, तो मैंने कहा कि भाई ये डायग्राम भी आपको समझने की ज़रूरत है, तो मैंने एक थोड़ा सा ये भी निकाल दिया था आपके लिए, है ना। तो दोनों डायग्राम ठीक है कि थोड़ा सा शॉर्टकट में इसे समझा दिया, है ना। हमने पूरा प्रोसेस लेकर के, इसमें इसने डेटा के बारे में बात नहीं करी है ना, इसने मॉडल की बात नहीं करी है, इसने डायरेक्ट व्यू दिखा दिया, कंट्रोलर हुआ, एक्शन हुआ, रिजल्ट दिख गया, और रिजल्ट जो है वो रेंडर हुआ, क्योंकि जो भी चल रहा होता है ब्राउज़र उसको हम रेंडरिंग कहते हैं, पेज रेंडर हो रहा है बोलते हैं ना। पेज जब घूम रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेज रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग हो रही है, रेंडरिंग मतलब घूमना होता है, तो व्यू रेंडर हो रहा होता है, और फिर जब रेंडर हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है, वही चीज़ है।
ऑनलाइन से पूछता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अमर, सिमरन, मुकुल, हर्ष प्रताप, विपिन एंड सुधीर। क्या होती है, फिर आपने समझा डॉट नेट कोर की लाइफ साइकिल क्या है, इतनी चीजें आप समझ चुकी हो। वही मैसेज इसमें भी आ रहे हैं। कौन सी क्लास है इनकी? ये सर कहाँ रहता है, कंट्रोलर में? कंट्रोलर होता है। एपीआई लिखने के लिए एपीआई का कंट्रोलर होता है, ठीक है। एपीआई का कोई फ्रंट एंड नहीं होता। एपीआई के फ्रंट एंड बनाने के लिए आप jQuery का यूज कर लो, आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर लो, आप रिएक्ट का यूज कर लो, आप एंगुलर का यूज कर लो। देयर आर सो मेनी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते सर ऐसी कोई रेफरेंस होगी? हो। अरे प्रभु रुक जा यार, जब मैं एपीआई पढ़ाऊंगा तो मैं रेस्ट एपीआई से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा रेस्ट एपीआई क्या होती है, ठीक है। किसी को पता है रेस्ट का फुल फॉर्म? बताया तो मैंने, बहुत कुछ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम, है ना। तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि अपना प्रोजेक्ट कैसे लेंगे, ये मैं बता चुका था ना, सबको पता है ना, है? तो मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट खोल दूं, मैंने बनाया तो था उस दिन वहाँ पे। इसमें होगा नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तो मैंने फॉर्मेट कर, अच्छा परसों तो बताया था। वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है। बता देता हूँ दोबारा, है कहाँ गया ये रहा, यही तो बनाया था। ये क्या लिखा था मैं, अच्छा मैं एडवांस, ये मैं एडवांस में बना दिया था 3 एक है, हुआ आज है 3 एक। चलो इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, आप 2022 भी कर सकते हो, मैंने 2026 कर लिया है, ठीक है। आपको जो करना हो कर लेना। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद, चलो यहाँ पे तो आ ही रहा, लेकिन यहाँ से बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप बस कोर लिख देना, और यहाँ से आप लोगे, ये दिख रहा है आपको, ASP.NET कोर वेब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ASP.NEट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट टेम्पलेट। प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपको मिलेगा, तो हम लोग लिख देते हैं बैच है ना। और यहाँ से फिर नेक्स्ट, और ये मैं बता रहा था ना इनेबल डॉग कंटेनर सपोर्ट, तो यहाँ से आता है वो डॉकर वॉकर वाला, है ना। अभी तो हमें नहीं करना है फिलहाल, अभी हम कॉन्फ़िगर HTTPS में करेंगे, ठीक है, सिक्योर बनाएंगे इसको। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, ये .NET हम लोग 10 का यूज कर रहे हैं, .NET 10। शायद लेटेस्ट जो है वो हमारा 11 है, 11 आ गया होगा। कोड में कहाँ दिया, उसमें नहीं दिया है क्या?
ये नहीं है, अभी रिलीज हुआ है नवंबर 2025 को, है ना, एंड विल बी सपोर्टेड अंटिल नवंबर 2028। गवर्नमेंट की एक तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। 10 अभी हम लोग 10 ही यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे, देखा ना आपने, ये मैंने जब दिखाया था आपको, मतलब हमारा लेटेस्ट वाला है, हम यही सपोर्ट कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं अभी, .NET 10 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। दोस्त ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये बना ही हुआ है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड सर्विस है, हम अगर कोई सर्विस को कनेक्ट करते हैं तो यहीं पर वो सर्विस देख लेते हैं। डिपेंडेंसीज हमारी जो मतलब प्रोजेक्ट को रिक्वायर DLL है वो सारी यहाँ पर रहती है हमारी। एनालाइजर ये सब इसके अंदर है, DLL हमारी फ्रेमवर्क्स के अंदर मिलेंगे आपको, कोर भी है ना, ये SPNet कोर का कौन सा है, यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हो। तो 10 ही है हमारा, ठीक है। तो ये है, और ये सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर रहती है एनालाइजर और फ्रेमवर्क, ठीक। प्रॉपर्टीज लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है हमारा। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में जो भी हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल मतलब सेटिंग लॉन्च करते समय ना, जो भी हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल सेटिंग है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, लॉन्च सेटिंग्स है। तो यहाँ पर इसका URL जो होगा वो एप्लीकेशन URL 5033 होगा। जब मैं इसको रन करूँगा ना तो इसलिए बता दिया एप्लीकेशन का URL क्या होगा, 5033 होगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और अभी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं ना, तो अभी हमारा ASP.NET Core का इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट है। अब यही चीज़ जब प्रोडक्शन पे जाएगी तो यहाँ डेवलपमेंट की जगह क्या लिख देंगे, प्रोडक्शन लिख देंगे, है ना। HTTP ये कमांड प्रोजेक्ट .NET मैसेजेस लॉन्च ब्राउजर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल में अभी डेवलपमेंट है। तो यहाँ से हम लोग मतलब जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन है, ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग के लिए दिया हुआ है। अब हमारा अगला www रूट है, जो भी हमारा HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप, jQuery, वैलिडेशन सब ये। तो www रूट जो है वो स्टैटिक फाइल्स का काम करती है, ठीक है। स्टैटिक फाइल समझ गए है। तो यहाँ पे 3 फोल्डर और दिख रहे हैं आपको, ये कंट्रोलर का है, ये मॉडल का है, और ये व्यू का फोल्डर है। ये जो अभी हम देख रहे थे कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, इसको भी हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल कंट्रोलर, मॉडल और व्यू है। कंट्रोलर हमारा आप जानते ही हो बिजनेस एक्सेस लेयर है, मॉडल हमारा डेटा एक्सेस लेयर है, व्यू हमारा प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद 2 फाइलें और आपको दिख रही है। क्या हो जाता है इसको, प्रोजेक्टर ही बंद हो गया, दिक्कत क्या है इसमें। इधर से कनेक्टेड है सर, उधर आवाज करता है कुछ डिस्प्ले करूंगा सर। फिर हमारे पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन है, ठीक है। जैसे कि हमारा वेब डॉट कॉन्फ़िग होता था, उसमें पुराने वाले में वेब डॉट कॉन्फ़िग होता था, वैसे यहाँ पर क्या है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन। मतलब जो भी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे या जो भी हमारी सेटिंग्स होंगी वो सब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ऐप सेटिंग जो भी हमें की डिफाइन करनी होगी वो सब हम यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर करेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम डॉट CS है ना, जो मैंने भी आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी ना, उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल करा के।
जैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, प्रोग्राम डॉट सी एस, यही यहाँ पर एंट्री पॉइंट ऑफ अवर प्रोग्राम है। यही हमारा मिडिल वेयर भी इसी में हम लोग डिफाइन करते हैं। मिडिल वेयर भी हम लोग इसी में डिफाइन करते हैं, यही हमारा एंट्री पॉइंट है। और राउटिंग भी हम इसी में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वेयर बिल्डर इक्वल टू वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। बोला हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट करो क्रिएट बिल्डर कमांड से, और इसी बिल्डर डॉट सर्विसेज को ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। मतलब यहाँ पर मैंने ये सर्विस ऐड करी है ना, कौन सी, कंट्रोलर और व्यू चलाने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर। तो जो भी सर्विस आपको प्रोजेक्ट में चलानी है, जो भी सर्विस आप प्रोजेक्ट में चलाना चाहते हो, उसको सर्विस को आपको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी सर्विस ऐसे नहीं चला सकते। जैसे पुराने वाले डॉटेड फ्रेमवर्क में क्या होता था, अगर आपको सेशन का यूज़ करना है तो आप वहाँ डायरेक्ट सेशन को यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सेशन को भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सेशन की सर्विस लेनी है तो आपको पहले सेशन को क्या करना पड़ेगा, सर्विस में ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद उसको मिडिल वेयर में भी ऐड करना पड़ेगा। मिडिल वेयर कहाँ से है, जहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो मिडिल वेयर इज लाइक अ पाइपलाइन। मिडिल वेयर हमारे तरह से क्या होता है, पाइपलाइन की तरह होता है। तो जहाँ पर ये पाइपलाइन वर्ड लिखा हुआ है, यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, मिडिल वेयर। तो ऊपर वाले में हम जो भी हमारी सर्विस होती है उसको हम ऐड करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर। जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट में सर्विस यूज़ करनी है, बहुत सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट में है, एंटी फॉजी टोकन है, और भी बहुत सारी सेशन है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज है ना, लाइफ साइकिल्स हैं, हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सर्विसेज हैं। जो भी सर्विस आपको मतलब यूज़ करनी है उसको पहले आप यहाँ पर सर्विस में क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे, और फिर ऐड करने के बाद आप उसको पाइपलाइन में भी क्या करोगे, ऐड करोगे। पाइपलाइन में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सर्विस कौन सी सर्विस के बाद चलेगी, है ना, वो सर्विस कौन से सर्विस के बाद चलेगी। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आपको वो मिल गया ऑफर लेटर, तो अब आप मतलब आपने सर्विस में आप ऐड हो गए, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो गए, है ना। अब आपको क्या काम करना है, किसके बाद क्या काम करना है, वो सब आपको किसमें, पाइपलाइन में बताया जाएगा, है ना, कि पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे ऐसे। तो पहले आपको सर्विस को ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद आपको उसको पाइपलाइन में भी ऐड करना पड़ता है कि ये सर्विस अब चलेगी कब। मतलब डायरेक्शन HTTP डायरेक्शन के बाद चलेगी, या राउटिंग के बाद चलेगी, या ऑथराइजेशन के बाद चलेगी, या स्टैटिक एसेट्स के बाद चलेगी। और यहाँ पर ये जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग। ठीक है, ये राउटिंग है, ये यहाँ पर मिडिल वेयर है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ऐड योर सर्विस। तो जो भी आपको सर्विस ऐड करनी है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। उस सर्विस में को पाइपलाइन में अगर ऐड करना है तो मिडिल वेयर में ऐड करते हैं, और मिडिल वेयर ये सब मिडिल वेयर ही है। ठीक है पूरा, ठीक। और मिडिल वेयर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है ये है राउटिंग। क्या है, राउटिंग। क्लियर। और राउटिंग के बाद फिर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन को रन कर देते हो ऐप डॉट रन से। समझ गया भाई। देखो जो भी सर्विस ऐड होती है उसको बिल्ड किया जाता है, और बिल्ड होने के बाद उसको क्या करा जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और रजिस्टर करने के बाद क्या किया जाता है, रन किया जाता है। सब कुछ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हमारा सर्विस को ऐड करना यहाँ पे लगेगा, फिर मिडिल वेयर में लगेगा, और फिर राउटिंग में लगेगा। समझे है। और उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, राउटिंग के बाद। राउटिंग में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलर कौन सा, होम। तो यहाँ पर कंट्रोलर में जाओगे तो हमारे पास होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर में लगा लेना। यही तो होम कंट्रोलर है। और एक्शन कौन सा इसका, देखो होम कंट्रोलर है, और एक्शन का नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो होम कंट्रोलर है, और एक्शन क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्स में चला जाएगा। और इसका व्यू अगर देखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और गो टू, यहाँ से इसका व्यू चलता है। यहाँ पे भी डिबगर लगा सकते हो। ये क्या हो रहा है,
अरे बंद हो मैंने वहाँ डिबेगा लगा दी चली पहले तो नहीं चलता था ऐसे तो शायद नए में कोई नया लगा है अभी तो कुछ लिखा ही नहीं हाँ बिजनेस स्टूडियो थोड़ा सा है भी है ठीक है तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर में गया होम कंट्रोलर में गया कहाँ चला गया डिबेगर सारे राइट क्लिक किया गो टू व्यू में गया और यहाँ पे मैं डिबेगर लगा रहा था लगा लिया मैंने ठीक है और यहाँ पर अरे यार ये रेजर में लगाने के लिए ये ऐसे क्यों चलता है वो चलने दो इसको यार डिटरमाइनिंग ब्रेक पॉइंट लोकेशन ये नया आया है कुछ क्या इसमें हाँ? यहाँ लगा लेते ना ऊपर सही हो गया क्या तो यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में यहाँ से भी हट गए होंगे सारे डिबगर यहाँ पे लगाया था मैंने यहाँ पे लगाया था यहाँ पे लगाया था ये मिडिल वेयर है यहाँ से क्या है राउटिंग है ना राउटिंग के बाद से हम कंट्रोलर में जाएंगे होम कंट्रोलर में जाएंगे और एक बार जरा मैं वहाँ पे लगा के देखता हूँ यहाँ रेजर पे ना थोड़ा नहीं लगाना यार ठीक है अभी फिर वो चल लेंगे इधर देखो इधर क्या कर रही हो अब मैं यहाँ से इसको रन करूँगा जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब आप देखना तो जैसे ही मैंने रन किया तो हमारा यूआरएल बनता है ना ठीक है और रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पर आती है यूजर ने रिक्वेस्ट करी विद द हेल्प ऑफ यूआरएल एंड फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू द मिडिल वेयर है ना मैंने बताया था ना उसमें डायग्राम दिखाऊं क्या दोबारा खोल के खोलूं डायग्राम समझ गए मिडिल वेयर के पास जाती है और यहाँ से सर्विस ऐड होंगी ठीक है एक एक करके देखो इसको चला के है ना और ये लिखा हुआ है ऐप इन्वायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ठीक है और यहाँ पर ये सारे क्या होंगे मिडिल वेयर ये चलेंगे और यहाँ से फिर क्या होगा ये राउटिंग मैंने जो डायग्राम बनाया था मैंने लिखा था यूजर रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट होती है मिडिल वेयर के पास जाती है मिडिल वेयर से राउटिंग के पास जाती है राउटिंग से फिर कौन जाता है कंट्रोलर तो अब ये राउटिंग से यहाँ पर एप्लीकेशन रन होगा और ये जाएगा किसके पास कंट्रोलर के पास वो कंट्रोलर के पास आ गया और जैसे ही कंट्रोलर के पास जाएगा और ये रिटर्न क्या कर देगा व्यू रिटर्न कर देगा ये आ गया ना इसका व्यू यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे जाओ गो टू व्यू देखो यही लिखा हुआ है वेलकम और लर्न अबाउट के बाद ये यूआरएल बना हुआ है मान लो ये मैं हटाना चाहता हूँ और मैं अभी रन टाइम में ही हूँ ठीक है रन टाइम में और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो ये सही है यार पुराने वाले में हमें रेजर रन टाइम कंपाइलेशन करना पड़ता था ठीक है क्या करना पड़ता था रेजर रन टाइम कंपाइलेशन मुझे लग रहा है इसमें आ गया है क्या इनबिल्ट नहीं रिफ्रेश नहीं उसमें नहीं होता था उसमें हम लोग एक पैकेज डालते थे जिसका नाम था रेजर रन टाइम कंपाइलेशन
तो ठीक है भाई, इसमें हो गया तो अच्छी बात है, हमें नहीं करना पड़ेगा, हम भी यही चाह रहे थे ना। ये एक ड्रॉबैक ही था, ये एक सर्विस ऐड करनी पड़ती थी। वेलकम टू माई .NET कोर एप्लीकेशन। रियल टाइम रिफ्रेश भी नहीं, रियल टाइम नहीं है। ये डिबगर हटा देता हूँ बार बार, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वेलकम टू माई .NET कोर ऐप, समझ गए चीज। तो होम में जाओगे तो होम वाला चल रहा है, और प्राइवेसी में जाओगे तो प्राइवेसी वाला चल रहा है, क्योंकि प्राइवेसी वाला भी इन्होंने बना रखा है, ठीक है। अब आप अगर देखो इसको ध्यान से, होम में जाओ, इंडेक्स में जाओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ इतना ही तो डिव था, यहाँ पर सिर्फ इतना ही तो डिव था। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हेडर और ये फूटर, हेडर और फूटर। तो ये जो हेडर और फूटर है, ये पार्शियल व्यू से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पार्शियल व्यू से। तो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS/HTML, ये आपको शेयर्ड के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जब आप जाओगे, व्यूज में जब आप जाओगे, शेयर्ड में जब आप जाओगे, तो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS/HTML मिलेगा। जब आप इसके अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि हमारा हेडर यही तो है। अगर आप हेडर में जाओगे, हेडर तो यही तो नेविगेशन बना रखा है, बैच 3/1/2026 लिख के आ रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ से क्या लिख के आ रहा है, होम लिख के आ रहा है, और यहाँ पे प्राइवेसी लिख के आ रहा है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम का इंडेक्स पेज चलेगा, प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो होम का प्राइवेसी चलेगा, क्योंकि होम के अंदर क्या है, इंडेक्स है, और होम के अंदर क्या है, प्राइवेसी, ये चलेगा। और फूटर में हमारा ये लिख करके आ रहा है नीचे, है ना। तो ये यहाँ से जो होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर होता है। तो देखो मेरी कहने का मतलब ये था कि हेडर में हमारा ये हेडर है, फूटर में हमारा ये फूटर है ना, ये यहाँ से आ रहा है। और जो आपने ये @रेंडर बॉडी लिखा है ना, @रेंडर बॉडी, ये आपका कंटेनर है। मतलब जो ये लिख के आ रहा है, वेलकम टू माई .NET कोर है, हेडर हेडर से आ रहा है, फूटर से फूटर आ रहा है, और ये कंटेनर जो आपने रेंडर बॉडी लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, वेलकम टू माई .NET कोर है ना। आप फूटर में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेवलप्ड बाई, मैंने लिख दिया ऋतु नाम है तुम्हारा पूरा, कांडपाल, और ये हमने इसको हटा दिया बस, और रिफ्रेश किया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे डेवलप्ड बाई ऋतु कांडपाल हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो अब वही चलाने की जरूरत पड़ जाएगी, इसका मतलब उस टाइम में चेंज नहीं हुआ ना भाई। ध्यान से देखो, आप मेरे पे मत जाओ, मुझे तो आता है, मैं तो आंख बंद करके भी लिखूंगा तो लिख ही दूंगा कुछ कुछ। आप मुझे मत देखो, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने जब ऋतु कांडपाल लिखा, मेरा प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट इज रनिंग मोड, एंड इफ आई रिफ्रेश देन इट विल नॉट चेंज। नहीं चेंज हुआ ना, बल्कि हम चाह रहे थे कि रन टाइम में हमारा चेंज बॉडी रिफ्रेश हो रही है, लेकिन लेआउट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक बार देखते हैं वो चीज़ लगा करके, जो मैं बोल रहा था आपको, है ना। पहले लगा के देखता हूँ, फिर समझाऊंगा। तो हम रेजर रन टाइम करते हैं, रेजर रन टाइम, तो वो हम मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाके इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज में करेंगे राइट क्लिक, और मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाएंगे। शॉर्टकट है ये, लॉन्ग कट पता है क्या है, टूल्स में जाओ, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाओ, और ये आ गया। या तो ये भी काम कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका क्या है, डिपेंडेंसी में जाके राइट क्लिक करो, मैनेज न्यूगेट पैकेज में चले जाओ, और यहाँ पर ब्राउज में जाके एक पैकेज होता है रेजर रन टाइम, बस सर्च कर लो। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए घर पे, पता चला ढूंढ रहे हो और नेट नहीं है, फिर कहोगे सर मेरा तो है नहीं। ये है उसका पैकेज का नाम, microsoft.ASP.core.MVC.razor.runtime compilation। जी, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इंस्टॉल कर दूं, कर दिया, अप्लाई, आई एक्सेप्ट।
तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर देखो अभी तक डिपेंडेंसीज में 2 फोल्डर थे, एनालाइजर और अभी तक डिपेंडेंसी में 2 फोल्डर थे, एनालाइजर और फ्रेमवर्क। अब एक और बढ़ गया, कौन सा? और ये आपका पैकेज आ गया। लेकिन भैया ये पैकेज अपने आप नहीं चलता, इसको भी program.cs में जाके क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है builder.services. ये यहाँ पर लगाएंगे डॉट और यहाँ लिखेंगे ऐड रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। ये आपने रेजर रन टाइम मतलब जो भी हम चेंज करें वो चेंज कर देना। रन टाइम कंपाइलेशन आपने यहाँ पर पैकेज क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब रन करके देखेंगे और फिर लेआउट में ज़रा चेंज करके देखता हूँ अब दोबारा। चलने दो पहले इसको ना। अब आया तो यहाँ पर डेवलपमेंट में ऋतु खांडपाल आ रहा है, ठीक है। और अब मैं लेआउट में जा करके यहाँ पर क्या करता हूँ, टैग लगाता हूँ, मतलब H4 लगा देता हूँ। अभी भी रन टाइम में, अब रिफ्रेश करता हूँ। देखते क्या चल रहा है इतना मेरा सिस्टम आज। तो कर देना चाहिए था, इतना तो बड़ा पेज ही नहीं है जितना रेंडरिंग चल रही है इसकी। क्या ढूंढ रहा है ये? हो गया ना? हो गया ना? रन टाइम में चेंज नहीं दिख रहा है? इसको H1 कर दो तो और अच्छे से दिखेगा। गुड, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मतलब था। अच्छी बात है, वो एक्सप्लेन करने को मिल ही गया मौका, नहीं तो वो छोड़ जाता। तो if you want to change your razor here, तब आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या नाम है? ASP.NET Core डॉट, बहुत बड़ा पैकेज का नाम है, Microsoft.ASP.NET Core डॉट MVC डॉट रेजर रेजर डॉट रन टाइम कंपाइलेशन। Microsoft.ASP.NET Core डॉट MVC डॉट रेजर डॉट ठीक है। और इसको आपको सर्विस में क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं आपको एकदम नर्सरी से नीचे क्या होता है? प्ले स्कूल। नर्सरी से नीचे प्ले होता है ना, तो मैं आपको बिल्कुल प्ले स्कूल जैसा पढ़ा रहा हूँ। और आपको अभी भी समझ में, अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट बैठे होते 8-9 साल 10 साल वाले 12 साल वाले, तो पता नहीं मैंने अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होता, और आप लोग शायद सीट छुट के बाहर चले गए होते। तो मेरे को आपको भगाना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे क्या है? आपको बिठाने का। इसीलिए मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बाहर चले जाओ, तब वो बोलेंगे भैया आप ही बाहर चले जाओ। इसीलिए धीरे चल रहा है, ताकि आपको एक बार पहले आपका क्या बना दे, बेस बना दे, है ना। इस कॉन्सेप्ट का हमने समझ में आया कि वाई डू वी नीड टू इंस्टॉल दिस रेजर रन टाइम कंपाइलेशन, क्यों जरूरत है। whenever you are going to change your view at runtime, then you need to install this package, and at runtime you will see the changes, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं रन, मतलब है ना,
तो अब आप मान लो कहीं पर किसी ने बोला कि भाई एस लगा दो, एस लगाना भूल गए, तो तुम प्रोजेक्ट बंद कर रहे हो, फिर एस्टम में जा रहे हो, फिर एस लगा रहे हो, फिर चला रहे हो, ये क्या है? तो रन टाइम में यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पे दिखा। क्लियर? समझ गया ना इस पैकेज का मतलब? ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये व्यू से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और जो हेडर और फूटर है वो पार्शियल व्यू। इसको पार्शियल व्यू इसलिए बोलते हैं, पार्शियल व्यू की पहचान होती है जिसके पहले हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। इसका नाम देखो अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS। आ रही बात समझ में? आपके अब आप कहोगे सर मुझे तो ये पार्शियल व्यू चाहिए ही नहीं था, ये तो आपने जब पेज ऐड किया जबरदस्ती आ गया। ये आ जाता है। ये लेआउट डॉट CSS क्या है कि जब भी आप कोई व्यू बनाते हो ना, मैं अभी बना के दिखाऊंगा, अभी बनाया नहीं, मैंने बनाने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई नया व्यू बनाते हो तो ये पेज जो है वो ऑटोमेटिकली हेडर मतलब लेआउट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये हेडर फुटर लग जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो इंडेक्स वाला पेज है ना वहाँ पर लिखोगे लेआउट इक्वल टू नल। क्या लिख दोगे? जो भाई तुम जो पेज इंटरनली इनहेरिट हो रहा है इसमें, जो पेज इंटरनली इनहेरिट हो रहा है इस पेज में, कौन सा पेज? लेआउट वाला, वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर दो? मैंने रन टाइम में हूँ, ये भी चल जाना चाहिए। जब रेजर रन टाइम कर दिया था सन्नाटा हो गया जीवन में, आपकी जिंदगी में सन्नाटा हो गया, क्योंकि यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ हेडर एंड फुटर इन योर पेज। सो इफ यू डू नॉट रिक्वायर then you cannot use that layout in your page, है ना? If you want then remove that line, है ना? अगर आप चाहते हो तो हटाओ उसको, फिर आ जाएगा। अब ये थोड़ी ना नहीं चाहिए, गए नहीं चाहिए, प्रेशर क्या कर नहीं चाहिए, सीनियर ने बोल दिया नहीं चाहिए, अच्छा सर नहीं चाहिए, सर रुकिए रुकिए नहीं चाहिए, और डिलीट मार दिए खट्टी से। अभी तो नहीं डिलीट आ रहा है क्योंकि रन टाइम में, नहीं तो क्या चाहिए करोगे? नहीं चाहिए होगा तो कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती सबसे पहला ऑप्शन क्या ढूंढता है इंसान? यहाँ हटाओ, ये हटा दो इसको, ये नहीं हटाना है भाई, ये हटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे कहीं चाहिए होगा तो क्या बोलोगे? सर डिलीट कर दिए थे हेडर फुटर ही हटा दिए। कहीं चाहिए होगा तो उसको भाई कोडिंग से हैंडल करते हैं, किसी पेज को चाहिए नहीं चाहिए। पार्शियल व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है MVC में। MVC में आपको सारी चीज़ें पार्शियल व्यू के साथ ही खेलनी होगी, व्यू तो आप कम बनाओगे। पार्शियल व्यू जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है .NET फ्रेमवर्क में होता है आपका यूजर कंट्रोल .ASCX बनाया होगा यूजर कंट्रोल, वैसे यहाँ पर होता है पार्शियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। ठीक, ये मेरा होम कंट्रोलर है, ये मेरा होम कंट्रोलर है। अब मैं यहाँ पर एक एक्शन बना के देखता हूँ। ठीक है, क्या बना के देखने जा रहा हूँ? एक्शन। तो यही एक्शन है, इसको कॉपी कर लो। चलो मैं कॉपी लिख देता हूँ, तो बनाने के लिए पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लिखते हैं, और यहाँ एक्शन देना, जो भी आपको एक्शन बनाना है। मान लो मुझे क्या बनाना है, अबाउट बनाना है, और एक्शन आई एक्शन रिजल्ट कितना अच्छा है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? अरे यार हर मेथड का एक रिटर्न टाइप ही तो होता है। टाइप क्या है? व्यू है, व्यू भी होता है, पार्शियल व्यू भी होता है, व्यू रिजल्ट भी होता है। ये सब भी डिफरेंट बना रखते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। ये आ गया इसका जो मैंने, अब बड़ा स्लो चल रहा है आज ये, अब आ रहा है ये, कब से मैंने इसको देख रहा था। एक बार दोबारा खोलता हूँ इसको, यार इसमें कुछ 2026 डाल लिया है इसमें, देखने के लिए क्या है। सही नहीं चलेगा तो हटा लेंगे आगे चल के ना, अभी तो इसी में करेंगे फिलहाल। अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस, तो यही था ये एक्शन रिजल्ट, ये इंटरफेस ही है हमारा। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूट रिजल्ट दो बना है, एक इस इंटरफेस के अंदर, एक ये बना रखा है एग्जीक्यूट रिजल्ट इसे है ना। ठीक है छोड़ो यार, इतना इंटरनल नहीं जाऊंगा अभी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मैंने अभी ये बना लिया, समझ गया ना। अब मुझे इसको रन करना है,
क्या करना है, रन। तो मैं यहाँ भी जाऊँगा, रन करूँगा। तो जब मैं रन करूँगा तो राउटिंग में मैंने क्या सेट कर रखा था, मैंने राउटिंग में सेट कर रखा था होम का इंडेक्स। तो चलेगा ये होम का इंडेक्स, समझ रहे हैं मेरी बात। और मुझे चलाना क्या है, अबाउट चलाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, उसको चलाने के लिए लिखूंगा यहाँ होम, और फिर क्या लिखूंगा, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, एक्शन का नाम, हाँ व्यू जिसे बोलते हैं। और इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे, देखो इस पेज को हिट किया है ना इसने, क्योंकि मैंने डिबगर लगा रखा था यहाँ पर। अब डिबगर हटा दिया और कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये एरर आ जाएगी। ठीक है, क्या एरर आ रही है बताओ, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू अबाउट was not found, the following location message view about what is HTML। नहीं समझे इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, बताओ तो मुझे। तो इस एरर का क्या मतलब है, सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का इंजन है वो उसको माइक्रोसॉफ्ट का इंजन, जो ऊपर नहीं इंजन नहीं सपोर्ट कर रहा है, इंजन तो बढ़िया है। यहाँ पर देखो व्यू के अंदर जब आप होम में जाओगे ना, या व्यू के अंदर आप शेयर में जाओगे, तो ये अबाउट डॉट HTML है ही नहीं कह रहा है। देखो यहाँ पर व्यू के अंदर होम में जाओ, कहाँ है अबाउट, और यहाँ भी नहीं है, ये कह रहा है। हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में एक्शन बनाते हैं, और एक्शन का क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने का तरीका क्या है, जिस एक्शन का व्यू बनाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू में जाए, बोलते रहो ऐड व्यू में गया मैं। ठीक है, कहाँ गया, ऐड व्यू, और रेजर व्यू एम्प्टी में जाऊंगा। अभी किस में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा आगे चल के। ठीक है, ये मत सोचना कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अभी पूछने लगो सर उसका क्या मतलब था, इसका मतलब आगे जानना, यहाँ जाना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी किसमें, अभी एम्प्टी में जानना है, और ऐड में जाएंगे, और अब हम इसका व्यू बनाएंगे, और व्यू का नाम देंगे जो एक्शन का नाम था। एक्शन का नाम क्या है, अबाउट, तो वही अबाउट डॉट सेज HTML दे देंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ लिख दो। दिस इज माई अबाउट पेज। अब रन करें, अब वो जो एरर आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर बना दिया ना, होम के अंदर अबाउट दिखने लगा ना। चलेगा, रखो। चलेगा, और क्या, क्यों नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, होम, और यहाँ क्या लिखेंगे, और चलो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई तुम डेवलपर हो, है ना, और तुमने अबाउट पेज किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया है, किसके लिए बनाए हो, कस्टमर। और कस्टमर से तुम क्या बोलोगे, कस्टमर भाई तुम एक काम करना, मैंने अबाउट पेज बना दिया, तुम यहाँ पर जाके होम और अबाउट लिख देना, तुम्हारा अबाउट पेज नहीं लगेगा। वो खुश हो जाएगा तुम्हारे कार्य से, वो बहुत दुखी होगा आपके कार्य करने से। तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या कार्य करके दुखी करोगे उसको। अब उसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहेगा भाई जैसे होम और प्राइवेसी है वैसे क्या कर दो, एक लिंक मुझे दे दो। जैसे होम और प्राइवेसी दे रखा है वैसे मुझे क्या कर दो, एक लिंक दे दो, ताकि मैं क्लिक करूँ मुझे पेज दिख जाए। मुझे क्यों कष्ट दे के टाइप करवा रहे हो, आजकल की साइटें तो यूजर फ्रेंडली होती है, और तुम मुझसे कह रहे हो URL डालो, उसको क्या मतलब URL से, उसको तो पेज खोलने से मतलब है। एंड एवरी पेज मस्ट बी कनेक्टेड विद यूनिक URL। ऐसा कभी नहीं होता कि एक URL से दो पेज चल जाए। एवरी URL मस्ट बी कनेक्टेड विद यूनिक URL। हर पेज को हर URL से कनेक्ट करना पड़ता है, URL मैपिंग करनी होती है ना। 2 पेजेस हैविंग सेम URL नॉट पॉसिबल। 2 पेज का एक ही URL हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। समझे, तो अब क्या करें, कहाँ जाएंगे, गुड, लेआउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अब, हाँ तो ये सब याद रखना है भाई आपको, कहाँ जाना है ये अब आप ही लोग बताओगे मुझे, मैं सब आपसे पूछूंगा कहाँ पे कहाँ जाऊँ, लेआउट में, तभी तो याद होंगी चीज़ें। लेआउट में चलेंगे, और लेआउट में क्या करूँगा, हेडर में जाऊँगा, इसी को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि होम के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ किसको, ये तो वो बताएगा ना क्लाइंट कहाँ दिखाना चाहता है। और मेरे इंडेक्स का नाम क्या है, हो गया, बस क्या से बड़ा काम था, बन गया, लिंक बन गया, उससे तैयार हो गया लिंक। अब उसको कष्ट करने की जरूरत नहीं है,
अब वो होम अबाउट नहीं लिखेगा, आप सीधे लिंक पे क्लिक करेगा, आप वो खुश है आपके काम से। ठीक, तो लिंक बनाना आ गया। हाँ बोलो भाई, हाँ ही बोलोगे ना तो बोलोगे नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू का यहाँ पे, इन कंट्रोलर देयर आर एक्शन मेथड्स, होते ही एक्शन मेथड्स। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो। ये एक्शन नहीं जो फिल्म में एक्शन होता है, ये एक्शन मेथड। क्या एक्शन मेथड, क्या कह रहे हो, समझा नहीं? पहले ही पूछ दिया क्वेश्चन, आप बताने। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ये बता रहा था कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक्शन मेथड, ये जो बनाया ना ये एक्शन, इसको एक्शन मेथड बोलते हैं। ये क्या है, क्योंकि इसका रिटर्न व्यू है भाई, पूरा का पूरा पेज ही रिटर्न कर दे रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है ये आई एक्शन चीज। मेरा क्वेश्चन ये था, इंटरव्यू में पूछेगा कि इन कंट्रोलर देयर आर मैनी एक्शन मेथड्स, कैन यू क्रिएट नॉन एक्शन मेथड्स आल्सो इनसाइड अ कंट्रोलर। क्या आप कंट्रोलर के अंदर नॉन एक्शन मेथड भी बना सकते हो, मतलब सिंपल मेथड्स भी बना सकते हो, विच सिंपली रिटर्न्स इंटीजर और स्ट्रिंग और डेसिमल वैल्यूज, क्या बना सकते हो? क्या लगता है आपको? आप तो हाँ ही बोलोगे कि मैं बनाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं ना बनाता तो आप इंटरव्यू में क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप इंटरव्यू बोलते सर मैंने कभी बनाया नहीं और हमारे ट्रेनर ने हमें आई हैव नो आइडिया, वी कैन क्रिएट नॉन एक्शन मेथड्स इनसाइड कंट्रोलर और नॉट, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, एक्शन मेथड बनाना आ गया, ये बनाया ना मैंने एक्शन मेथड। अब मैं आपको क्या बनाने जा रहा हूँ, ये क्या बना दिया मैंने, ये नॉन एक्शन मेथड ही तो है। ठीक है, चला लो इसको, इसका भी क्लिक बना सकते हो, इसका भी लिंक बना सकते हो वहां पे। तो इसको चलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, होम के बाद वेलकम। अरे यार वेलकम ही तो है इसका नाम, कंट्रोलर का नाम है, एक्शन का नाम क्या है? दिख रहा है, समझ गया ये चीज? इसका मतलब है मैं इंटीजर वाले भी बना सकता हूँ। तो अब मेरा क्या है, गेट माई आईडी। देखना ध्यान से, इसमें एक पॉइंट है जो समझाना है। तो होम के बाद में क्या लिखूंगा, गेट माई, क्या आया, 0 आया ना। 0 इसलिए आया क्योंकि मैंने आईडी में कुछ दिया नहीं। अब यहाँ है जी, हाँ प्रीटी प्रिंट दिखा रहा है, ये तो इसका ब्राउजर का फीचर है, प्रीटी प्रिंट तो दिखा रहा है। ये क्या होता है, 56 दिया तो अब क्या दिखाएगा ये, क्योंकि ये मैप हो गया यहाँ पे 56 जा करके, ये देखो ना, यहाँ पर डिबगर लगाओ, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया 56, तो ये 56 से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। एक्चुअली अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये था ना, समझाने वाली जो बात थी, प्रीटी प्रिंट पे भूल जाओ, प्रीटी को जैसा कोई लिखा हुआ, प्रीटी प्रिंट को मारो बोली, यहाँ पे जाओ, इसको हटा दो आईडी को, और ये आईडी ऐसे भी चल जा रही है, मतलब बिना आईडी दिए कैसे चल जा रहा है, ये क्वेश्चन है। आईडी तो आप दे नहीं, बल्कि आपका यूआरएल तो क्या है, आपका यूआरएल पता है क्या, आपका एक्चुअल यूआरएल है कि आपको होम के बाद क्या लिखना है, होम के बाद लिखना है गेट माई आईडी, और एक आईडी भी देनी है, ये एक्चुअल यूआरएल है। लेकिन आप बिना आईडी के भी आपका पेज चल रहा है, उसका बहुत अच्छा सा रीजन है। आप program.cs में जाओगे, राउटिंग में देखोगे आपने नलेबल बना रखा है, दिखाओ नलेबल, यहाँ पे जाओ program.cs में जाओ और राउटिंग में जाओ, और राउटिंग में आपने आईडी को क्या दे रखा है, ऑप्शन बना रखा है। ये
क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, आईडी दो चाहे ना दो। अब मैंने कर दिया आईडी को भी, अब मैंने बहुत खतरनाक काम कर दिया, इसका नलेबल क्या कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब ये हो गया, अब हमारा जो राउटिंग है उसका मतलब हो गया होम, कंट्रोलर का नाम भी देना है, एक्शन का नाम भी देना है और आईडी भी देनी है। इसके अलावा हमारा जो पहला पेज चल रहा था वो भी चलना बंद हो जाएगा। ये देखो चला नहीं, पहला पेज भी चलना बंद हो जाएगा। इतना एक ऑप्शन, है, एक क्वेश्चन मार्क की वजह से, जब चलना बंद हो जाएगा। हाँ पूछो ना। सर एक क्वेश्चन मार्क की वजह से हुआ ये तो। हाँ हम अच्छे से कोई क्वेश्चन बोल रही हो, ये देखो बंद हो गया चलना। एक क्वेश्चन मार्क वाला नलेबल होता है, उसको बोलते हैं नलेबल। तो अब नहीं चल रहा, इसका मतलब ये होगा कि अब मैं अगर यहाँ पर होम गेट माई आईडी लिखूंगा तो नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक तो जीरो रिटर्न कर रहा था और वो प्रीटी लिख के आ रहा था जो आप पूछ रही थी, है ना। तो वो प्रीटी का मतलब तो कुछ नहीं समझ आता, बल्कि ये समझना मतलब वाला था, काम की चीज़ ये थी। हाँ ब्राउजर का फीचर है वो इंटीजर में दिखा रहा है। फिलहाल ये देखो अभी नहीं चल रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे क्या बनाना, इसीलिए यहाँ पर राउटिंग में इसने इसको क्या बना रखा है, ऑप्शन बना रखा है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेगा पैटर्न में कि ऐसा क्यों दे रखा है, आईडी ऑप्शन क्यों दे रखा है। सर अगर वो पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एक पैटर्न का तो एक आपने शीशा करा, अरे प्रभु ये पैटर्न राउटिंग का पैटर्न है, वो पैटर्न प्रोग्रामिंग है, लूप वाली है। हाँ हाँ बोलो। कैर तो डिफॉल्ट नलेबल होता ही है, स्ट्रिंग भी। इंटीजर करो स्ट्रिंग करो, यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग भी पास कर दोगे ना तो भी वो डिफॉल्ट नल देगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, हटाओ आईडी हटाओ, यहाँ पर इंटीजर क्या लिख दो, रन करा लो। अरे यार एक सॉरी, हाँ 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 ये सही करना था यार, इन लोग से पूछना चाहिए था ये चीज़। अभी पता चल जाता किसी ने मेथड समझा कि नहीं, गलती कर दिया मैं जल्दी में लिख कर गया। अभी लोग बता ना पाते इस तरह का, मैं बता रहा हूँ ना, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट बता लें। क्या बात है, देखो नहीं चला ना, स्ट्रिंग में भी तो नहीं चला, यही चीज़ है। चला के देख लो, होम गेट माई आईडी नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा तो चल ही जाएगा, पहला पेज में चल जाएगा। यहाँ वहाँ पे राउटिंग वहाँ पर आईडी के जीरो आ रहा है, यहाँ क्या लिखूँ, क्वेश्चन तो चल ही जाएगा। व्यू में देखना चाहिए क्या है। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, सन्नाटा। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। स्ट्रिंग की नल होती है तो नल आएगा, लेकिन ब्राउजर उसको दिखा नहीं पाएगा। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, चल गया ना, चल गया। ये चल गया ना। अभी मैं वो दिखा दूँ इनको, हो गेट माई आईडी नहीं दिखा रहा है ना, वो नल है ना, क्योंकि वो नहीं दिखा पाएगा उसको, देख रहे हो। फिर पास करना होगा तो दिखा देगा, हाँ तो दिखा देगा। यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया तो हेलो मैप हो जाएगा, हेलो कर दोगे तो हेलो इससे मैप हो जाएगा ना। यहाँ पे आप डिबगर लगाओ, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाओ, ये लो हेलो, यहाँ पर आईडी में क्या आ गया, हेलो आ गया, और यही हेलो रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इंटीजर पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब इसको नलेबल करा था हमने, तो अब हम जब इसको रन करते हैं तो हमारा चलेगा। ठीक है, तो जब हम आईडी नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो ज़ीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हम चाहते हैं कि भाई जब आईडी नहीं दे रहे हैं तो वो आईडी जीरो ना हो, कोई डिफ़ॉल्ट आईडी चला जाए, है ना। हम चाहते हैं जब हम आईडी नहीं दे रहे तो डिफ़ॉल्ट आईडी चला जाए कुछ, और जब आईडी दे दे तो वो आईडी चला जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कोड। क्या लिखोगे यहाँ पे, यार बड़ी जल्दी यार चार्ज खत्म हो जा रहा है। चलो थोड़ा और डाउन होगा तो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ से क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना, तो रिटर्न क्या कर देना, अगर जीरो आए तो रिटर्न डिफ़ॉल्ट क्या कर देना, 100 कर देना, नहीं तो जो आईडी आप दे रहे हो वही रिटर्न कर देना। समझ गए, तो अब रन करो।
तो यहाँ पर आप अगर होम गेट माई आईडी अगर नहीं दोगे कुछ तो क्या हो रहा है, तो 100 आ जा रहा है, दिख रहा है ना 100। और अगर आप मान लो दे दिया आपने 500 तो अब 100 नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अब ये लाइन को हटाने के लिए ये अब पुराना अप्रोच है, नया अप्रोच जो है वो ये है, एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसका नाम है नल कोलिसिंग ऑपरेटर। क्या है, मेन तो वो पढ़ाना था यहाँ पे, क्या है नल कोलिसिंग ऑपरेटर। तो इसको ये चेक करता है नल, और आईडी वहां से क्या आता है, 0 आता है। तो हम चाहते हैं कि आईडी भी नल दे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये अब क्या करेगा, अब यहाँ पर नल कोलिसिंग ऑपरेटर का साइन होता है डबल बार वो, ये क्या है नल एक्चुअली नल, ये शॉर्टकट तरीका है वो। अब ये कितना अच्छा मेथड बन गया, वो 2 लाइन हटा के ये 1 लाइन। अब नल कोलिसिंग ऑपरेटर इज यूज टू नल कोलिसिंग ऑपरेटर इज यूज टू नल, मतलब इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू देन इन आईडी यू विल गेट नल। तो इफ इट इज अ नल देन यू कैन पास 500, मान लो मैंने 100 पास कर दिया, ठीक है। मतलब अगर उसको नल मिलेगा तो क्या चला जाएगा 100, और नल नहीं मिलेगा तो जो वैल्यू आप दोगे वो चला जाएगा। देखो अभी कितना अच्छा बिहेव करेगा ये, उसी चीज को देखना भी। ये बेसिक बता रहा हूँ अभी, है ना। तो मैं अभी आपको एक्शन मेथड, मैंने कंट्रोलर बनाना नहीं सिखाया, कंट्रोलर बनाना कल बताऊंगा, अभी अपना कल प्रैक्टिस करो। अरे यार शिट, तो मैंने लिखा होम गेट माई आईडी और मैंने आईडी कुछ भी नहीं दी, तो क्या हो गया, ये 100 हो गया ना, ये आया ना, क्योंकि यहाँ आईडी में क्या आ गया होगा, नल आ गया होगा, बल्कि आईडी में 0 आता, लेकिन मैंने इसको नलेबल बना दिया आईडी को, क्योंकि नल कोलिसिंग ऑपरेटर का यूज करना था। नल कोलिसिंग ऑपरेटर डज नॉट चेक 0, नाम ही नल कोलिसिंग ऑपरेटर। नल कोलिसिंग ऑपरेटर वांट्स नल वैल्यू, if there is a null value then it will perform some operation. So if there is null then it will return what, it will return 100, है ना। अगर नल मिला तो क्या दे देगा, 100 दे देगा, और अगर नल नहीं मिला तो वट एवर द वैल्यू यू पास, अभी तो 100 मिल गया। अब अगर नल नहीं मिला, आपने 4 5 6 पास किया, तो अब तो नल नहीं मिला, तो अब ये 100 रिटर्न नहीं करेगा। क्या रिटर्न करेगा, जो यूजर ने वैल्यू दी। देखो तो उससे अच्छा अप्रोच क्या है, ज़्यादातर आपको लाइव प्रोजेक्ट में यही नल कोलिसिंग ऑपरेटर ये फास्ट होता है, ये मिलेगा। क्या हुआ, वजह नहीं आ रही है, बहुत तो नहीं कर रहा है, कुछ कर तो रहा है। चलो टुडे क्लासेस अब ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। भैया आप सीख लो उसको। इसमें नॉन एक्शन मेथड बनता है हमेशा। हाँ बना सकते हो, नॉन एक्शन मेथड आप बना सकते हो, एक्शन मेथड भी बना सकते हो, नॉन एक्शन मेथड भी बना सकते हो, आप दोनों का नहीं बोला। अच्छा वो बनता है कि नहीं, बना सकते हो। मान लो कोई इंटरनल लॉजिक लिखना है, प्राइवेट मेथड बना करके उसको कंट्रोलर में कॉल करना है। कुछ मेथड मान लो वो कोई OTP मान लो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है ना, तो आप एक तो या तो मॉडल में जाके कोई क्लास बना लो। वैसे सही अप्रोच तो ये है कि यहाँ ना बना करके कंट्रोलर में जनरली एक्सेस ऐसा करते हैं। सही अप्रोच तो भाई ये होगा कि आप मॉडल में जाकर के एक नया बनाओ OTP जनरेटर करके, और वहाँ पर अपना एक जनरेट यहाँ पे कॉल करना। वैसे तो नॉन एक्शन मेथड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में पूछता है कि क्या बना सकते हैं, देन मैंने उसके लिए बता दिया आपको बना सकते हैं। ये समझ में आ गया ना, आईडी ऑप्शन के रखा है पैटर्न में, ठीक है भाई। और कल का मैं ये बता रहा था, हाँ कल का मैं 9 बजे पढ़ाऊँगा, 9 से 10 1 घंटे है ना। कल मेरा ऑफिस है, क्योंकि आज भी ऑफिस है लोगों का, आज मैंने नहीं लिया, लेकिन कल मेरा ऑफिस है, तो मैं कल ऑनलाइन रहूँगा 9 बजे। मैं यहाँ तो आऊँगा, जिसको आने आ सकता है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप बताइएगा। आप घर से 1 घंटा पढ़ लीजिएगा 9 से 10, ठीक है जी। मैं अभी ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ कल के लिए।